अगर बॉलीवुड फिल्में देखें ना तो उनका एक एक वो जो हीरो है वो एक को सुन मारता है और 50 आदमी गिर जाते हैं। और मोदी साहब यही समझते थे कि ये बॉलीवुड ही है। लिटरली मैंने वीडियो देखा है जहाँ पे उनके सोल्जर्स रो रहे थे, बच्चे जिस तरह रोते हैं कि भाई इतनी मार पिटाई के 150 130 उनका जो फौजी है वो जख्मी ले जनरल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो लकड़ की पीस ऑफ वुड दिखा रहे थे जहाँ पे नेल्स लगे हुए हैं कि ये इन्होंने इससे पिटाई की हमारे, कितना मारा। बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने पंगा लिया हुआ है, सीएए की वजह से पाकिस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है। ये मोदी गवर्नमेंट की इनकी तो सियासत ही इसी बेसिस पे है कि वो जनाब एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी सिख, एंटी हिंदू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, मेंबर हैं बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, और दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो चंद मोतबर आवाज़ें हैं, मोतबर नाम हैं, उनमें से एक नाम है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का, जो गाहे बगाहे जम्मू कश्मीर के इशू के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते हैं और दुनिया में इस इशू को हाईराइज करने के अंदर इनका बड़ा अहम किरदार है। इनसे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लद्दाख के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर, और एक अहम डेवलपमेंट जो हुई रिसेंटली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट पर एशिया पैसिफिक रीजन से भारत का इंतखाब, ये आने वाले वक्तों में कैसे नुकसान दे सकता है पाकिस्तान को या इस खित्ते को, ये एक बड़ी अहम चीज है। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। हैदर हयात खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और आपने अपना जिक्र नहीं किया क्योंकि आप भी कश्मीर के हवाले से और हिंदुत्व आरएसएस को एक्सपोज करने के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हर जगह पे एक तो बैकग्राउंड नॉलेज भी आपके पास है और आप खुल के बोलते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये यूएन की नॉन परमानेंट सीट जिसके हवाले से आपने कहा, पाकिस्तान भी इस पोजीशन में पहले रहा है। ये एशिया पैसिफिक की जो रीजनल ये 58-59 कंट्रीज की तरफ से एक मुल्क का नाम जो है वो जाता है 2 साल के लिए। तकरीबन चंद साल पहले पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी इसके लॉजिस्टिक जो भी हैं हिंदुस्तान को, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नॉन परमानेंट मेंबर ये ऐसे ही है जिस तरह जनरल असेंबली में भी आप जाके तकरीरें कर लेते हैं, और अभी सितंबर में ये वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, वहां पे भी आप तकरीरें कर लेंगे। तो लेकिन जो पावर है वो परमानेंट 5 की है और वही फैसले करते हैं। और आजकल तो वैसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत कमजोर है। लेकिन ये जानबूझ के, मैं आपको ये भी बताऊं, हैदर हयात खान साहब, आप सियासत को समझते हैं, ये जानबूझ के हिंदुस्तान और हिंदुत्व ब्रिगेड और जो मोदी के जो लोग हैं, जूते उनको पड़े हैं चाइना से, वो जो है वो कोई डिस्कस ना करे, क्योंकि आपको याद है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब वो तो चाहते हैं कि ये डिस्कस ना हो, लेकिन हम तो यकीनी तौर पर इसको डिस्कस करेंगे। ये जो भी जूते पड़ रहे हैं इनको लद्दाख में, मतलब वो फौज जो खुद को जो कहती है कि पता नहीं वो कितनी को बहादुर फौज है, उनको तो गोलियों की जरूरत नहीं पड़ी, वो थप्पड़ों से, लातों से, घुंसों से, गालियों से, वटों से उनको इतने कई किलोमीटर चाइनीज फोर्सेस ने उनको पीछे धकेल दिया। तो क्या क्रेडिबिलिटी उस मुल्क की, क्या क्रेडिबिलिटी उसकी फौज की, जो बातें इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करती है, लेकिन किस औकात की मालिक है वो? हैदर हयात खान साहब, मेरे ख्याल में आप बॉलीवुड फिल्में नहीं देखते। अगर बॉलीवुड फिल्में देखें ना तो उनका एक एक वो जो हीरो है वो एक को सुन मारता है और 50 आदमी गिर जाते हैं। और मोदी साहब यही समझते थे कि ये बॉलीवुड ही है, क्योंकि वो जब बार बार कहते हैं ना कि हम अंदर घुस के जाके मार के आएंगे,
वो वही वो समझते हैं कि दुनिया भी जो एक्चुअल रियलिटी है वो बॉलीवुड है, और बॉलीवुड ऐसे ही वो जाके हिंदुस्तान को अभी देख लें, उन्होंने जो चाइना के साथ जो पंगा लिया, तो चाइनीज ने, और ये पहले झूठ बोलते रहे, पहले ये कहते रहे कि 3 लोग मारे गए हैं, और उसमें एक कर्नल था, बड़े उसके वो रोते पीटते रहे, फिर उन्होंने माना कि 20 लोग मरे हैं, और वो भी क्योंकि 1-2 अच्छे उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने खबर दी कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप वहां पे तो लोग लिटरली, मैंने वीडियो देखा है जहां पे उनके सोल्जर्स रो रहे थे, बच्चे जिस तरह रोते हैं कि भाई इतनी मार पिटाई के 150-130 उनका जो फौजी है वो जख्मी ले जनरल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उनके 40 लोगों को पकड़ के, ये तो ऑफिशियल फिगर जो है 45 करीबन 25 लोगों को उन्होंने पहले रहा किया। वो चाइनीज बड़े होशियार हैं, वो कहते रहे कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास, हमने तो कोई गोली भी नहीं मारी, कुछ नहीं है। और वो अब आपने देखा है वो रो रहे थे बेचारे, वो लकड़ की पीस ऑफ वुड दिखा रहे थे जहाँ पे नेल्स लगे हुए हैं कि ये इन्होंने इससे पिटाई की, हमारे इतना मारा कि इतना मारा, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो कह रहे थे, और अब आपने देखा कि नेपाल ने, उनकी पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेस ने वो कानून पास, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है कि हिंदुस्तान हमारी जमीन पे काबिज है और उससे जमीन हमने लेनी है। बहुत कम लोग ममालिक में से ये ऐसी स्टेट है जो झूठ, ऑफिशियली झूठ बोलती है, कभी नहीं मानते, इनको पकड़ के ये हाँ जी। अभी वो ये कह रहे थे, जिस तरह मैंने कहा कि 3 बंदे मरे, फिर 20 बंदे मरे, फिर वो अभी वो कह रहे थे कि हमारा डायलॉग जो है वो नेपाल के साथ शुरू हो गया है, और वो डायलॉग जो है वो नहीं था, और वो डायलॉग नहीं हुआ उनका, वो नेपाल ने क्लियर कर दिया कि हमारा डायलॉग कोई नहीं हुआ जी। और ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने पंगा लिया हुआ है, CAA की वजह से पाकिस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तो तकरीबन 70 साल हो गए हैं ये अमेरिका के साथ डील करते हुए, तो कुछ ना कुछ सीखा है कि वो वही लोग हैं जो बहरी जहाज भेज रहे थे बांग्लादेश के वक्त, ये वही लोग हैं जो हमेशा वादे करते हुए, अभी भी जो अमेरिका ने इनको वादा किया है ना, साउथ चाइना में भी लड़ो और इधर तिब्बत के इलाके में भी लड़ो, और चाइना को, क्योंकि जाती तौर पे उनको बड़ा दुख है चाइना के साथ, एक तो इकोनॉमी चाइना की जो है वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन रही है, दूसरा वो मिलिटरली उनके पास ऐसे है। और खुशी वाली बात यह है कि हैदर साहब, आपको भी मुबारकबाद, वो उनके हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के भी पास है, और आपके जो बेवकूफ जनरल्स ये धमकियां दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास क्या क्या जो एक तो टेक्नोलॉजीज हैं और जो टेक्निकल न्यूक्लियर जो एमिनिशन है। सो लिहाजा आई थिंक जो लोग डिफेंस को समझते हैं उनको पता है, लेकिन क्योंकि जो बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं, बॉलीवुड के स्टाइल में वो समझते हैं कि जिस तरह मोदी साहब के वो जनाब उनका वो, मुझे तो पता ही नहीं है, अक्षय कुमार और ये जो वो यही समझते हैं कि वो मेजर सुनील दत्त, तो सुनील शेट्टी और ये जनरल अक्षय कुमार, ये जिस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं, शायद उनके जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और कमांड जो कर्नल्स हैं शायद वो भी इसी तरह करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो तो हम देख रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने भी हर दफा उनको दिखाई है उनकी औकात, लेकिन अब तो पूरी दुनिया देख रही है चाइना उनके साथ क्या कर रहा है, कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी फौज जो खुद को इतना ताकतवर समझती है, उसके लिए एक गोली नहीं चलाई चाइना ने, और इतना उनका बुरा हाल कर दिया। और लॉर्ड नजीर अहमद साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया नेपाल का, बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई, फर्स्ट टाइम नेपाल ने इंडियन बॉर्डर के साथ अपनी आर्मी डिप्यूट करना शुरू कर दी। इससे पहले उस बॉर्डर पे आर्मी डिप्यूट नहीं की हुई थी उन्होंने डिप्यूट, अब उन्होंने वहां पे आर्मी डिप्यूट करना शुरू कर दी। आसाम वाले मामले के बाद और CAA के बाद जो बांग्लादेश वाला मामला है, लद्दाख में अब चाइना के साथ उनका मामला, इधर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से जो भारत का एक मसला चलता आ रहा है,
गुज़िश्ता 72 साल से। तो भारत तो हर जानिब से, चारों जानिब से घिर चुका है। तो ऐसे में तो अनकरीब मेरा ख्याल है कि भारत सैंडविच हो जाएगा और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा भारत। अल्लाह करे टुकड़े टुकड़े तो होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है उसको रीट्वीट किया था विद सम फैक्ट्स, और वो एक्चुअल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी द न्यूज या जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर हैं वो नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तानी कह रहा है कि 45 एसेंशियल चीजें जो हैं वो लद्दाख और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे फौज के पास एमिनिशन से लेकर खाने पीने वाली चीजें नहीं है उनके पास। तो आपको पता है कि पहले भी जो बेचारे क्योंकि फौजी तो वो गरीब लोग हैं, वो बेचारे जो हैं वो कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो लड़ रहे थे, फिर वीडियो हमने देखी क्या, वो रो रहे थे कि हमें खाना नहीं मिल रहा, हमारे जूते जो हैं वो नहीं। मैंने खुद वो उन फौजियों की बीवियों को रोते हुए देखा कि हम मेरे खामन के पास तो जूते नहीं है, खाना नहीं मिलता उनको। और अब ऑफिशियल लिस्ट आ गई है कि 45 ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो वहां पे शॉर्ट हो गई हैं। तो ये मेरे ख्याल में बॉलीवुड के कम से कम जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको यूनिफॉर्म तो दे देते हैं, जूते तो दे देते हैं, खाना तो उनको बेचारों को मिल जाता है, लेकिन ये जो फौजी है उनका मोरल बहुत डाउन है। मैं मोरल इतना डाउन है, एक तो डंडू के साथ उन्होंने मार दिया, फिर वो उन्होंने 35-40 मील अंदर आके कब्जा करके, और वो कहते हैं कि इसकी तो बात ना करें, चाइना वाले कहते हैं इसकी तो बात ना करें, ठीक है, पंगे लेना छोड़ दें वरना हम अंदर और आके तो बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा लॉर्ड नजीर अहमद साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि चाइना ये कह रहा है कि हम अंदर और आ सकते हैं, आज कुछ खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज फोर्सेस ने अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका जो है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है, और अब अगला गोल जो है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, उसके बाद आगे फिर इधर 7 सिस्टर स्टेट्स में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बाकी जो स्टेट्स हैं वो पहले ही भारत से अलहदगी चाहती हैं। ऐसे में अगर चाइना उधर जाता है और उन इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर देता है जहाँ पे भारत और भारतीय फोर्सेस पहले से कमजोर हैं, तो ये तो अब अजीब सी डायरेक्शन में अब भारत निकल जाएगा। इसके टुकड़े टुकड़े जिस तरह आपने कहा कि इंशाल्लाह होंगे, तो ये अभी से होने लगे। और जिस तरीके से अब चाइना अंदर जा रहा है, ऊपर से नेपाल का मसला, इधर से पाकिस्तान का मसला, तो इसको कैसे, क्या इंडिया इसको कभी भी मुस्तकबिल के अंदर काउंटर कर सकेगा, इन चीजों को कभी इनका मुकाबला कर सकेगा? हाँ, वो उसी वक्त कर सकता है जब दिल्ली में जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होती है और कोई और गवर्नमेंट आती है जो दुनिया को रीच आउट करके, पाकिस्तान को रीच आउट करके कहे कि कश्मीर का मसला हम हल करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, चाइना के साथ वो कहें कि हम डायलॉग, वो सार्क कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस बुला के जो डिफरेंसेस हैं उनको हल करवा। देखें, ये मोदी गवर्नमेंट की, इनकी तो सियासत ही इसी बेसिस पे है कि वो जनाब एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी सिख, एंटी हिंदू। अभी तो प्रोग्राम मेरी रिक्वेस्ट पे ये जो रेफरेंडम 2020 पे करना है, क्योंकि हमारे जो भाई जो सिख भाई खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो तो तैयार बैठे हैं जनाब। ये बल्कि मुझे एक मेरा जानने वाला सिख है, वो पहले दोस्त था, अब वो जानने वाला है, वो कहता है कि आप जनाब हिंदुस्तान की मुखालफत छोड़ दें क्योंकि ये 2020 वाले ये सिख नहीं है, ये आपके लोग हैं। वो यानी हालांकि वो सिख हैं और वो है ही खालिस्तानी, और वो बहुत अच्छे रिलीजियस, बड़े ही कमिटेड, डेडिकेटेड। मैं उनके गुरुद्वारों में जाके उनके साथ 10 साल से मेरे उनके साथ ताल्लुक हैं। वो जनाब ननकाना साहब से लेकर करतारपुर तक वो हर जगह पे वो जाते हैं और वो कमिटेड हैं कि खालिस्तान बनेगा, और मैं भी इंशाल्लाह सपोर्ट करता हूं उनको। ऐसे ही मणिपुरीज हों या दूसरे जितने भी स्टेट्स जो आपने कहा है, मैं तो उनके साथ हूँ जनाब।
जिस तरह आपने आपने एक रिक्वेस्ट की खालिस्तान के हवाले से, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम खालिस्तान से एक लीडर को लेंगे और साथ आप भी उस प्रोग्राम का इंशाल्लाह हिस्सा होंगे, और इसके ऊपर हम खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, थोड़ी सी बात कर लें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट के ऊपर भारत का इंतखाब हुआ है। माजी में 7 मरतबा भारत इस नॉन परमानेंट सीट पर इलेक्ट हुआ, 7 मरतबा ही पाकिस्तान हुआ। ये 8वीं मरतबा है कि भारत नॉन परमानेंट सीट के ऊपर एशिया पैसिफिक रीजन से सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सीट पर अब वहां पर मुंतखब हुआ है एशिया पैसिफिक रीजन में। ऐसे में ये चीजें आपस में डिसाइड तो हो चुकी थी पूरे रीजन के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके दरमियान, लेकिन आप नहीं समझते कि 2019 में अगस्त में जब आर्टिकल रिवोक किया भारत ने, जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको खत्म किया, उसके बाद जो पाकिस्तान और भारत के हालात बन चुके थे, पाकिस्तान को कम से कम भारत की मुखालिफत के अंदर अपना कैंडिडेट जमा करवाना चाहिए था। एज ए कैंडिडेट पाकिस्तान को वहां पर आना चाहिए था, ताकि भारत को कम से कम पाकिस्तान ये दिखाता है कि हम उनके खिलाफ हैं। वो कि अब 2024 के जो इंतखाबात थे इसी सीट पर, उसमें पाकिस्तान ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया है, लेकिन इन हालात में जब नेपाल भारत का जो हमसाया मुल्क है उसके साथ उसके ताल्लुकात खराब है, चीन के साथ ताल्लुकात खराब है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है, ऐसे में अगर इस रीजन की नुमाइंदगी भारत करेगा तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा इस रीजन के लिए, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। हैदर साहब, एक्चुअली ये मैं शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखता हूँ, और क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नॉर्म्स होते हैं और वो ये है कि आप ऐसी चीजों में इंटरफियर नहीं करते, इसलिए क्योंकि उसकी पावर, ये एक्चुअली ये समझ लें नॉन परमानेंट सीट जो है इसका तो कोई खास यानी इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परमानेंट सीट के लिए वो ऐसे ख्वाहिशमंद हैं और दुनिया भर के जो लीडर हैं वो हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए, जब भी आपने देखा है कि जनाब अगर जर्मन चांसलर भी वहां पे जाती है तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान की सपोर्ट करेंगे ये परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशंस के लिए। बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर गई या प्राइम मिनिस्टर अभी तो ये नहीं गए, लेकिन ये भी जब भी मिलेंगे तो ये कहेंगे जी कि वी विल सपोर्ट यू, क्योंकि उनको पता है कि ये जब कहेंगे तो वो जो बेवकूफ लोग वहां पे बैठे हैं वो नारा लगाएंगे कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, और इनको फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, फ्रांस भी ऐसे करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पैसे के लिए, वो इकोनॉमी अपनी चलाने के लिए ये करते हैं। परमानेंट सीट तो इनको नहीं मिलेगी, और स्पेशली ये जो इस मुल्क के जो हालात हैं और नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो तल्लुक है उसकी वजह से नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ख्याल में नॉन परमानेंट सीट का मुझे कोई इतना बड़ा दुख नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक फीलिंग जरूर है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, लेकिन हर जगह पे भी बंदे को वैसे वो इलेक्शन के लिए नहीं लड़ना चाहिए जहां पे आपको पता है कि आप हार जाएंगे, क्योंकि कुछ नॉर्म्स होते हैं जहां पे आपने फैसला किया हुआ है। देखिए ना, अगर आपका किसी का इख्तलाफ हो हैदर हयात खान साहब के साथ, कि ये कोई भी इख्तलाफ हो और वो ये कहे कि मैं उनकी मुखालफत करूंगा कि ये प्रोग्राम जो है टीवी प्रोग्राम मैं उनसे छीनने की कोशिश करूंगा, तो वो अगर 7 न्यूज वालों को लिखे भी कितना भी अच्छा होगा तो 7 न्यूज वाले कहेंगे यार ये तेरा काम नहीं है, ये इसी का काम है। तो वो यानी एक नॉर्म्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह इट विल बी ओके। बिल्कुल ठीक। आखिर में थोड़ी सी जिक्र जम्मू कश्मीर के लोगों का कर लें। अभी कोरोना के दिनों में वहाँ पर हर रोज मुख्तलिफ ऑपरेशंस के नाम पर, नाम नहाद ऑपरेशंस के नाम पर निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है भारतीय फोर्सेस। वहाँ पर कोरोना को एज ए रिलीजन ट्रीट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके लिए क्या पैगाम देंगे, और खास तौर पर जो भारतीय फोर्सेस हैं जो जिनकी बहादुरी हम देख चुके हैं लद्दाख में, उनके हवाले से भी कि वो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो निहत्ते उनकी बंदूकों के सामने खड़े होकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं। तो उनके हौसलों को आप कैसे उनको खराज तहसीन पेश करें? जो कश्मीरी नौजवान है, इवन दो आज भी मैंने ट्वीट किया था, एक खबर थी तुर्किश न्यूज एजेंसी की कि 8 लोगों को, जिसको हिंदुस्तान वाले मिलिटेंट कहते हैं,
मैं तो सिर्फ नौजवान कहता हूँ, सिविलियंस कहता हूँ, मैं फेक एनकाउंटर्स कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जानबूझ के नौजवानों को पकड़ के उनको गोलियों से शहीद किया जाता है। 8 नौजवानों को आज शहीद किया गया है। इतना खून, इतनी कुर्बानी जो गाजा में और जो मकबूजा कश्मीर वैली के अंदर जो ये लोग दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो बहुत बड़ी अल्लाह की बादशाहत है। अल्लाह समझते हैं और वो उन्होंने ढील दी हुई है इन लोगों को। और ये इम्तिहान है, एक्चुअली ये इम्तिहान है हिंदुस्तान के अंदर जो 200 मिलियन मुसलमान हैं उनके लिए भी, और 220 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी, और बांग्लादेश वालों के लिए भी, कि आप आगे पीछे बैठे हैं लेकिन जब उनका खून बह रहा है कि आपने क्या किया और आपने कितनी कोशिश की। सो लिहाजा आई थिंक ये देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह ये जो उनका खून जाया नहीं होगा। बिल्कुल लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि वो वक्त करीब है जब इंशाल्लाह कश्मीरी जो है वो आज़ाद फिजाओं में घूमेंगे और हमारे साथ आज़ादी का मज़ा वो एंजॉय करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में जो आपने मेरे हवाले से जो थोड़ी सी गुफ्तगू की थी कि कश्मीर के हवाले से और जो हिंदुत्व ब्रिगेड है उसके हवाले से मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो इसमें आपने खुद को क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। और आप जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। और इंशाल्लाह आगे भी मिलकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बने रहेंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक इंशाल्लाह हम उनको भारतीय तसल्लुत से आज़ाद नहीं करवा देते। तो आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में, कोरोना के इन हालात के अंदर भी अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नाज़रीन। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है, जैसा लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने फरमाया, वो खून, वो शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं। और भारतीय फौज कितनी बहादुर है वो लद्दाख में पूरी दुनिया ने देख लिया। उससे पहले हमने भी दिखाया, लेकिन हमारी बातों पे शायद दूसरा दुनिया बिलीव नहीं करती। हम भारत की तरह रात के अंधेरे में कुछ नहीं करते, हम दिन की रोशनी में उनको उनकी औकात दिखाते हैं। और इंशाल्लाह अगर अभी भी भारत किसी गुमान में है, कोई उसको लगता है, जिससे लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब फरमा रहे थे कि बॉलीवुड की फिल्मों पर बड़ा यकीन है नरेंद्र मोदी को, तो अगर वो नरेंद्र मोदी बॉलीवुड की फिल्मों से मुतासिर होकर कोई पाकिस्तान के साथ, कोई पाकिस्तान पर हमला करने की कोई प्लानिंग कर रहा है, तो सौ बिस्मिल्लाह, वो आए चाय के कप तैयार हैं। लेकिन इस मरतबा सिर्फ चाय के कप नहीं मिलेंगे, इस दफा हम उनको छठी का दूध याद करवा देंगे इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।